सो वेलकम टू ए टू जेड स्टडीज़ फ्रेंड्स। आज हम फॉरेन इन्वेजन के बारे में पढ़ेंगे कि कब कब किस प्रकार से फॉरेन इन्वेजन हुआ। ठीक है, विदेशी आक्रमण कैसे हुआ 600 बीसी के अराउंड, क्योंकि हमारे को ये जो हमारा आपका मैं यहाँ पर लेक्चर निकाल के दिखाता हूँ आपको। आपका यहाँ पर लेक्चर में दिख रहा होगा कि हमारे को फिफ्थ जो दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एवोल्यूशन ऑफ नॉर्थ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, एविडेंसेस ऑफ वैदिक टेक्स्ट। ठीक है, तो उसको हम आज यहाँ पर कवर कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। या सो आप देखेंगे यहाँ पर कि पर्शियन इन्वेजन कब हुआ। नॉर्थ इंडिया के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं 600 बीसी के अराउंड कि पर्शियन इन्वेजन कब हुआ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पर्शियन इन्वेजन हमारा पर्शिया मतलब कि मॉडर्न डे ईरान एंड इराक आप ले लो। ठीक है, तो फर्स्ट इन्वेड जो था इंडिया को कैप्चर करने के लिए जो वेस्ट से हुआ, ठीक है, मतलब सिंधु एरिया से। तो साइरस ने सबसे पहले आक्रमण किया। ठीक है, साइरस ने सबसे पहले आक्रमण किया एंड ईरान के आसपास वाले मतलब इंडस के आसपास वाले जितने भी जनपद थे, जैसे तक्षशिला था यहाँ पर उस समय, ठीक है, और संगाला था, उन सब पर इन्होंने कंट्रोल ले लिया। ठीक है, तो अभी आप ये साइरस है। ठीक है, तो एट दैट टाइम देयर वाज मैनी स्मॉल प्रोविंसेस लाइक गंधार, कंबोज एंड मद्रा हु आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग वन अनदर। होता क्या था कि उस समय ना वहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे प्रोविंसेस थे दोस्तों, छोटे छोटे राज्य थे, जैसे गंधार, आज का मॉडर्न डे गंधार अफगानिस्तान में, कंबोज, ठीक है, एंड मद्रा। तो ये कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो वीक हो, अब आपस में लड़ेंगे तो वीक होंगे ना। ठीक है, तो अभी इस एट द टाइम बिम्बिसारा ऑफ हर्यनक डायनेस्टी वॉज रूलिंग ओवर मगधा। अभी हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है कि जो बिम्बिसार थे वो मगध हर्यनक डायनेस्टी के जो पहले किंग थे, मतलब अजात शत्रु के पिताजी, वो वहाँ पर राज कर रहे थे, हर्यनक डायनेस्टी के जो राजा थे। ठीक है, मगध में साइरस ने क्या किया, साइरस सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग अंडर पर्शियन कंट्रोल ऑल द इंडियन ट्राइब्स वेस्ट ऑफ द इंडस लाइक गंधारा। साइरस ने क्या किया कि उन्होंने जितने भी सिंधु नदी के किनारे का जितना भी एरिया था, उन्होंने जैसे गंधार जो एरिया था उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, मतलब कि ठीक है, पर्शियन कंट्रोल में ले लिया। अब उसके बाद आता है डेरियस। तो डेरियस के ये इस टाइप से डेरियस, तो डेरियस ने क्या किया कि ही एक्सटेंडेड हिज टेरिटरी टू इंडिया एंड एनेक्स्ड पंजाब। डेरियस राजा ने क्या किया, उन्होंने अपनी टेरिटरीज को बढ़ाया इंडिया तक, एंड जो आज का मॉडर्न डे पंजाब है, ठीक है, उसे भी अपनी टेरिटरी के अंदर कर लिया। ठीक है, अच्छा, इनको अलेक्जेंडर ने हराया था और इनका डेरियस का पूरा राज्य जला दिया था, पूरा राज्य। तो आज भी उसके जो वहाँ अवशेष हैं वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो एक्चुअली जो डेरियस थे वो साइरस के ग्रैंडसन थे, मतलब पोते थे, साइरस के पोते थे डेरियस। ठीक है, इंडिया वॉज हिज 20th टेरिटरी एंड नेम्ड इन द छत्रप्स। ठीक है, अभी उस समय छत्रप वाला सिस्टम चलता था। छत्रप का मतलब होता है सुजर्निटी। आप समझ लो छत्रप सिस्टम क्या होता है कि सुजर्निटी मतलब कि मैं एक गवर्नर, किसी नए एरिया को यदि मैंने एनेक्स किया है या उस पर मैंने अपना कंट्रोल पाया है, तो वहाँ पर ना मैं अपना एक गवर्नर रख दूँगा, तो उसको छत्रप बोला जाता था। ठीक है, तो इंडिया का जो पंजाब वाला एरिया था, इनको इंडिया की जो भी टेरिटरीज थी उसको वो अपना 20वां मतलब वो मानते थे, छत्रप मानते थे। ठीक है, सन ऑफ डेरियस जेरेसेस। ठीक है, जेरेसेस कुड नॉट मूव अहेड विद द फर्दर कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ वॉर विद द ग्रीक्स। ही हैड एम्प्लॉयड इंडियन कैवलरी एंड इन्फेंट्री। देखिए क्या हुआ कि अभी इस समय ग्रीक इन्वेजन वहाँ पर भी स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ग्रीक इन्वेजन होने के कारण क्या था, ग्रीक इन्वेजन के कारण जो उनका बेटा था, डेरियस का बेटा था, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि वो ना ग्रीक्स के साथ वॉर में लगा हुआ था। वो एक काम जरूर कर रहा था कि इंडियन कैवलरी जो थी, मतलब घोड़े वाले और जो इन्फेंट्री थी वो सब चलाने वाले, उनको मतलब लड़ाई करने के लिए सेना यहाँ से एम्प्लॉयड कर रहे थे वो लोग। ठीक है, यही किया है लोगों ने, आपने देखा भी है, ब्रिटिशर्स की आर्मी हो चाहे मुगल्स की आर्मी हो, वहाँ पर इंडियन जो इंडिजिनस लोग हैं, जो यहाँ के रहवासी हैं भारत के, उन लोगों ने, उनकी ही आर्मी थी वो, उन लोगों ने उनको एम्प्लॉयड किया
मतलब हमने हमारे घर से ही हमें एम्प्लॉयमेंट देके और हमारा ही घर तोड़वाया गया, इस टाइप की सोच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बहुत इफेक्ट, अब हम पढ़ते हैं कि पर्शियन इन्वेजन का इफेक्ट क्या था। देखिए पर्शियन इन्वेजन का जो इफेक्ट था ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब नहीं था, ब्रिटिशर्स टाइम से नहीं था। हाँ देखिए एक तरीके का ज़रूर है कि जो एक स्टेबल कल्चर था उसमें मिक्स्ड कल्चर हुआ। तो हालांकि इन सब चीज़ों का ना यदि हम लिबरल होकर के देखें, ठीक है, तो इन चीज़ों का फ़ायदा ही मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पर्शियन इन्वेजन के कारण जो इंडिया और ईरान के बीच में जो ट्रेड है वो ग्रो किया, है ना, वो बढ़ा। ठीक है, खरोष्टी स्क्रिप्ट वॉज ब्रॉड टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया बाय द पर्शियन। ठीक है, जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है वो पर्शियन के द्वारा लाई गई नॉर्थ वेस्ट। खरोष्टी क्या होती है? जो इधर से लिखी जाती है, मतलब राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, दैट इज़ व्हाट खरोष्टी लिपि। ठीक है, जो खरोष्टी स्क्रिप्ट है। सम इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका वर रिटन इन खरोष्टी स्क्रिप्ट ऑफ दिस पार्ट। अशोका जो थे, द ग्रेट अशोका जो मौर्यन एम्पायर के थे, तो द ग्रेट अशोका क्या करते थे, उनकी आप वेस्टर्न एरियाज़ में देखेंगे, मोस्टली अफ़गानिस्तान, पर्शिया, इस इलाके में, तो आप पाएंगे कि उनका जो मोस्टली जो स्टोन मतलब इंस्क्रिप्शंस है वो खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे गए। इट मीन्स कि वो राइट से लेफ़्ट की ओर लिखे गए, मतलब ऐसे लिखे जाते थे, यहाँ से ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, मतलब ऐसे लिखे जाते थे इधर से, है ना, तो खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे गए। ठीक है, एक एक्चुअली खरोष्टी स्क्रिप्ट जो है ना, दैट इज़ डिराइव फ्रॉम अरामिक स्क्रिप्ट विच इज़ रिटन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, जो लेफ़्ट से राइट लिखी जाती है। अब पर्शियन के बाद जो इंडिया में इन्वेज़न हुआ दैट वाज ग्रीक इन्वेज़न। तो ग्रीक इन्वेज़न या अलेक्जेंडर इन्वेज़न, तो अलेक्जेंडर इन्वेज़न जो हुआ तो वो जो इसका टाइमलाइन बताया जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा, दैट इज़ 326 BC। ठीक है, 326 बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। सो ही केम टू पावर एट द एज ऑफ 20, ठीक है, एंड डाइड एट द एज ऑफ 33। तो जो अलेक्जेंडर हैं, एक्चुअली मैसेडोनिया करके एक मॉडर्न डे जो मैसेडोनिया है, मैसेडोनिया के इनके पिता का नाम था फिलिप्स। ठीक है, अलेक्जेंडर के पिता का नाम था फिलिप्स। तो इन्होंने ये 20 साल की उम्र में पावर में आए और 33 की एज में इनकी डेथ हो गई। तो इनका जो रेन बताया जाता है वो बताया जाता है 356 BC टू 323 BC। ठीक है, ये फिलिप्स का बेटा था जो मैसेडोनिया में रूल करते थे। और ये इतने मतलब ऐसी सेना थी इनकी कि लोग बिना मतलब इंडस दोआब रीजन के आप कई भी ऐसे भी राजा देखेंगे, जैसे अम्बी एक राजा थे जो कि अलेक्जेंडर से मतलब सिकंदर से बिना ही लड़े हार मान ली। डेरियस का पूरा उन्होंने साम्राज्य मतलब पूरा राज्य जला दिया था। आज भी मॉडर्न डे उसका आपको वहाँ पर एविडेंसेस मिलते हैं। पोरस के बारे में आपने सुना भी हो, कई सीरियल्स वगैरह ही बनते हैं। पोरस वॉज द ग्रेट फाइटर जो कि रूल करता था झेलम के दोआब में, मतलब झेलम के किनारे, झेलम रिवर के किनारे। उनका जो व्यास नदी के किनारे, झेलम के किनारे उनका ना लड़ाई हुआ किससे? अलेक्जेंडर से। दैट वाज इन 326 BC। तो इसको बैटल ऑफ हाइडस्पेस बोलते हैं। ठीक है, हाइडस्पेस का जो बैटल हुआ तो ऑल्दो पोरस हार गया था, लेकिन अलेक्जेंडर था वो बहुत ज़्यादा इनसे इम्प्रेस हुआ इनके जो लड़ाई करने के ढंग से। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो राज्य जीता था इन्होंने पोरस से, वो पोरस को वापस कर दिया। ठीक है, अच्छा इस समय जो नंदा डायनेस्टी थे, नंदा डायनेस्टी की आर्मी इतनी मतलब बड़ी थी ना कि अलेक्जेंडर नंदा डायनेस्टी पे अटैक तो करना चाहता था, लेकिन उनकी जो सेना थी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सब था। आफ्टर दैट अलेक्जेंडर आर्मी क्रॉस द रिवर चेनाब एंड अनेक्स द ट्राइब्स बिटवीन राबी एंड चेनाब। राबी एंड चेनाब के बीच में जो ट्राइबल एरियाज़ थे वहाँ का पूरा एनेक्स कर लिया, पूरा वहाँ के राज्यों को अपने में मिला लिया। फिर सिकंदर की जो सेना थी ना वो लड़ने से मना कर दी, बोले कि क्योंकि 10 साल हो गया था उनको घर से निकले, तो एक होम सिकनेस एंड बहुत सारे अदर फैक्टर्स थे जिनकी वजह से उन्होंने लड़ने से मना कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे अब, और वो वापस जाने के लिए मान गए कि अब हमें जाना है। ठीक है, वो एग्जॉस्ट हो चुके थे इतने सालों की बैटल्स से। ठीक है,
तो अलेक्जेंडर ने क्या किया कि जो भी उसका एम्पायर था उसको इधर उधर मतलब अपने जो क्षत्रप्स थे एक तरीके से जो गवर्नर्स थे उनको बनाया और नॉर्मल सेटलमेंट करके चला गया, ठीक है। तो एक्चुअली उसका बेबीलोन में उसका डेथ हो गया था एट द एज ऑफ 32, ठीक है। 323 ईसा पूर्व के लगभग जाते समय उनका डेथ हो गया था, ठीक है। तो आफ्टर हिज डेथ, जो उसका डेथ के बाद ना जो ग्रीक एम्पायर था वो स्प्लिट हो गया, ठीक है। फिर जो सेकुलर निकोटर का आप सुनते हैं कि सेकुलर निकोटर ने मौर्यन चंद्रगुप्त मौर्य से उनके मैट्रिमोनियन रिलेशन थे, मतलब कि शादी वगैरह उन्होंने अपने घर परिवार में करवाई थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। एंड बेबीलोन जो है आज मॉडर्न डे इराक में है, ठीक है। इनका डेथ वहीं पर हुआ था अलेक्जेंडर का। तो अब हम देखें कि अलेक्जेंडर का इन्वेज़न जो हुआ उसके क्या इफ़ेक्ट पड़े इंडिया में। तो सबसे पहले चीज़ है, देखो अब अलेक्जेंडर जब यहाँ से गया ना वापस, तो इसकी आधी सेना सी रूट से गई, आधी सेना जो है वो आप देखेंगे कि लैंड रूट से गई, तो जिससे कि नए लैंड रूट और सी रूट का डेवलपमेंट हुआ, मतलब पता चला, ठीक है। एंड इंडो ग्रीक कल्चर, आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट हुआ और पॉलिटिकल यूनिफिकेशन जो था, ठीक है, उसका भी एक कॉन्सेप्ट आया। एंड इंडिया एंड यूरोप के बीच में ट्रेड स्टार्ट हुआ। आफ्टर द इन्वेजन देयर वाज डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन इंडिया एंड ग्रीक, ठीक है। बहुत डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया इंडिया एंड ग्रीक के बीच में। पोस्ट द इन्वेजन इंडो ग्रीक रूलर्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया पार्ट ऑफ द इंडिया। जब इन्वेजन के काफ़ी समय तक आप देखेंगे कि जो ग्रीक रूलर्स है किसी न किसी फॉर्म में, चाहे वो सरदारों के फॉर्म में हो, चाहे वो मतलब डायरेक्ट रूलर के फॉर्म में हो, तो किसी न किसी फॉर्म में वो लोग वहाँ पर एग्जिस्ट करते रहे, ठीक है। तो ये था इन्वेजन का दोस्तों। अब हम अजीवक संप्रदाय के बारे में देखते हैं। अजीवक संप्रदाय, देखो इसको इस लेक्चर में नहीं, जो हम बुद्धा, इसके बाद हम लोग मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका पूरा लेक्चर, ठीक है। आपके जो लास्ट एक लेक्चर था और ये लेक्चर, इसमें आपने मोस्टली चीज़ें कवर कर ली हैं। नोट्स रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जस्ट मेक अस कॉन्टेक्ट है ना, थ्रू दी कॉल्स और थ्रू दी मेल। एंड जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है या किसी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है दोस्तों, हिंदी में आपको प्रिपरेशन करनी है, इंग्लिश में हर मतलब आपको हिंदी इंग्लिश में नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़, थैंक यू वेरी मच, thanks for watching this video, and do subscribe, comment, and like this video. Thank you very much.